हेलो नमस्कार। स्टडी फॉर गोल्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कमलेश महतो और आप लोग जैसा कि स्क्रीन से यह जान चुके होंगे कि आज की कक्षा में हम लोग झारखंड महिला पर्यवेक्षिका और जिसके अंतर्गत जिन लोगों ने मनोविज्ञान का पत्र लिया है उससे संबंधित कुछ संप्रदायों अर्थात कॉन्सेप्ट्स और कुछ हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो यूनिट वाइज है। उन यूनिट्स में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं और उन क्वेश्चंस के सहारे हम कुछ कॉन्सेप्ट को टच करने की कोशिश करेंगे, है ना। क्योंकि ये बहुत बेहतर होता है कि मैं यूनिट वाइज आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ाता, पर उस तरीके की कोर्स डिजाइन नहीं हुई, मेरे पास भी समय की कुछ बाध्यता रही। खैर कोई बात नहीं, चलिए जितना हो सकता है, परीक्षाएं भी बहुत नज़दीक है अब, है ना। अब जितना भी आप लोगों का मॉक टेस्ट बाकी वो सब भेज दिया गया है। किसी कारणवश स्टाफ्स की कमी है तो थोड़ा छुट्टी पे हैं तो नहीं अपलोड हो रहा है, तो हो जाना 1-2 दिन में हो जाएगा, उसके लिए चिंता नहीं। और बाइलिंगुअल भी हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोग कोर्स में जुड़े हैं उनके लिए अपडेट है। बाकी इस कक्षा आज बहुत फ्रूटफुल होने वाली है, आप जरूर देखिएगा पूरा वीडियो, है ना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम टच करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी होंगे जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे साइकोलॉजी के, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो देखते हैं, इसके अलावा झारखंड महिला परीक्षिका का ये सब कोर्स है, आपको जो बेहतर लगा आप ले सकते हैं ज़रूर। कंटेंट लगभग होम साइंस वाला तो शायद मैंने ही बहुत अच्छा बनाया गया, तो होम साइंस वाला भी ले सकते हैं इसमें, है ना। उसका 15 का 15 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। इसके अलावा साइकोलॉजी वाला, हाँ साइकोलॉजी का भी जिन लोगों को अगर इच्छुक है, अच्छा लग रहा हो तो खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, है ना। बाकी इन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। ये वीडियोज़ आपके इस पूरे कंटेंट की सप्लीमेंट की तरह है उस मॉक टेस्ट का। एक तरीके से मैंने जितने भी क्वेश्चंस बनाए हैं उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के सहारे मैं उन यूनिट को टच कर रहा हूँ, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, आवाज़ कम ना हो, थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम का कंप्लेन है। खैर चलिए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे सामने पहला प्रश्न है, यक्ष प्रश्न नहीं है, छोटा प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न है, व्हिच एरिया ऑफ साइकोलॉजी फोकसेस ऑन हाउ इंडिविजुअल इंटरैक्ट विथ ईच अदर इन सोशल सेटिंग्स। आप बताइए कि यह किस यूनिट से ये क्वेश्चन है। सबसे पहला है ये आपका पहला जो यूनिट है ना, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, उससे रिलेटेड है कि साइकोलॉजी के एक एरिया की बात कर रहा है। मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि व्यक्ति सामाजिक सेटिंग में एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं। साइकोलॉजी के कौन से एरिया इस पर बात करता है ना, बताइए। तो पहला आपके सामने है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी अर्थात औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान। थोड़ी बहुत इन सबसे कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए, खास करके बेसिक। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये शुरू वाले जो मैंने खास करके मॉक टेस्ट बनाया ना, थोड़ा सा नेट लेवल का बनाया, तो उनको तो नहीं, लेकिन मैंने बाद में जो बनाया उन सब को जरूर ध्यान रखिएगा। वो सब बड़े अच्छे प्रश्न हैं और जनरली इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। बाकी परीक्षाओं का भी मतलब मूल्यांकन करते हुए बनाया गया है ना, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये 4 ऑप्शंस हैं, चारों को समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसका उत्तर क्या है, कि साइकोलॉजी का कौन सा एरिया है जो किस पर बात करता है, और इंडिविजुअल के इंट्रैक्शंस पर बात करता है और सोशल सेटिंग्स की बात करता है। तो ये आप कीवर्ड से भी जान सकते हैं कि सोसाइटी और सोशल इंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत हम इसकी स्टडी करते हैं ना। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, सोशल साइकोलॉजी, दैट इज सामाजिक मनोविज्ञान। यह मनोविज्ञान किस बात पर फोकस करता है कि एक समाज में जब लोग रहते हैं तो वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, है ना। उनकी बिलीफ, उनकी क्या मतलब कह सकते हैं बिलीफ सिस्टम है, उनके रहन सहन, एक दूसरे से मिलना, उसके बाद एडजस्टमेंट, ये सब प्रक्रियाएं जो होती हैं ये सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत स्टडी की जाती है ना। अब अगर सोशल साइकोलॉजिस्ट में बात करेंगे तो थोड़ा बंडूरा वगैरह का नाम आता है ना, जिसने थोड़ा वाइगोत्स्की को भी आप इसमें ले सकते हैं। तो ये लोग सोशल साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं। हाँ, वाइगोत्स्की बिल्कुल आएंगे, और बेंडूरा वगैरह का स्टडी जो है सोशल कॉग्निटिविज्म का उसने कॉन्सेप्ट दिया है, और अभी वाइगोत्स्की से रिलेटेड ठीक ठाक कॉन्सेप्ट आएगा। अब देखिए, अब हमारे सामने कुछ और कॉन्सेप्ट है। देखिए मैं 20 प्रश्न भले कराता हूँ, लेकिन 20 चौके 80, और इसके अतिरिक्त जो मिलते जुलते कॉन्सेप्ट है सबको मैं बताऊंगा। तो इसलिए अब धीरज बना के सभी वीडियोज़ को बड़े आराम से देखिएगा,
भले 2x में देखिए, लेकिन देखिएगा जरूर, बड़े फलदायी होंगे आपके लिए। देखिए पहला है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। आप जानते होंगे कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है। इसमें कीवर्ड है कॉग्निशन। अब इस कॉग्निशन का मतलब क्या होता है ना, कॉग्निशन का मतलब होता है क्या, इट इज रिलेटेड विथ योर माइंड, हिंदी में संज्ञान कहते हैं इसको। तो इट इज रिलेटेड विथ माइंड, और माइंड का क्या है, काम क्या है, ये परसीव करता है, परसेप्शन, परसेप्शन है ना, सेंसेशन, सेंसेशन का काम है। ये जो सेंस है उसके थ्रू हम सेंस करते हैं। अब इसमें जो इसके जो फंक्शंस वगैरह हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती है इसमें, आप रीजनिंग करते हैं, आप मेमोरी है, आप मेमोराइज करते हैं चीज़ों को, है ना। तो ये जो पूरा कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो किससे रिलेटेड है, आपके परसेप्शन से, सेंसेशन से, मेमोरी से, रीजनिंग से, लॉजिक से, है ना, लॉजिक से रिलेटेड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है कि आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है। ये सब चीज़ें करना आती हो तो ज़रूर नोट कीजिएगा। उसके अलावा और क्या, ओपिनियन, थॉट्स, ये सब चीज़ें, लैंग्वेज, ये सब चीज़ें आपका कॉग्निशन में आता है ना। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इस बात पर ध्यान देती है कि लोगों में थॉट कैसे विकसित होता है, ओपिनियन कैसे विकसित होता है, मेमोरी हमारा कैसे काम करता है, हम चीज़ों को कैसे याद करते हैं, है ना। तो ये मेमोरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन होगा। लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, दीज आर द थिंग्स, दीज आर द कॉन्सेप्ट रिलेटेड विथ योर माइंड, दैट इज कॉग्निशन, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये हम बात करते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, है ना। ये बात मेरे ख्याल से अब समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। देखिए अब अगर एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो इससे पार नहीं होंगे भाई, हम इस तरीके से नहीं पढ़ाते हैं। हमारा पढ़ाने का तरीका क्यों है, जो हमारे आँख के सामने से गुजर रहा है उसके बारे में जरूर जानिए। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी खास करके बात क्या करती है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बात करती है कि जो ह्यूमन रेस है, ह्यूमन बीइंग है, वो समय के बदलाव के साथ पूरे जीवन में किस तरीके के उसमें चेंजेज आए, ग्रोथ हुए, डेवलपमेंट हुए, इन सब चीज़ों का स्टडी को हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में ह्यूमन बीइंग का, जैसे इससे एक और रिलेटेड जो एंथ्रोपोलॉजी जो है उसमें भी इस तरीके का स्टडी की जाती है। लेकिन हम साइकोलॉजी में जो बात करते हैं, साइकोलॉजी में जो स्टडी करते हैं तो क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन रेस का एक इन द कोर्स ऑफ टाइम, हाउ द मैन और हाउ द ह्यूमन बीइंग इवॉल्व, ये कह सकते हैं, हाउ चेंजेज हिज ग्रोथ, और उसके मतलब उसमें क्या परिवर्तन है, इस सब चीज़ों का स्टडी आपका कुल मिला के डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में होता है। हाउ एंड व्हाई, है ना, क्यों और कैसे किसी व्यक्ति का ग्रोथ और उसमें चेंजेज आते हैं, दिस इज रिलेटेड, याद रखिएगा, है ना। ह्यूमन रेस का ये कैसे, थोड़ा सा बड़ा लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए मुझे भी डर लगता है, क्योंकि आप लोग बोर ना हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा कीवर्ड जरूर जानिएगा। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी रिलेटेड विद द ग्रोथ और द चेंजेज and how and why these changes occurred in the course of time, this is related with developmental psychology, ठीक है। देखिए इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी क्या करता है, इसमें एक टर्म बहुत आसान सा है, इसमें याद रखिएगा, ये जो है ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉइज है उसके बिहेवियर से रिलेटेड है, कि वो वर्क प्लेस जो है उसमें एम्प्लॉइज का क्या हो गया, अरे बाप रे, एक सेकेंड रुक जाइएगा। हाँ, एम्प्लॉइज का जो है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, किसके, ये वाला लास्ट वाला है ना, अरे बाप रे क्यों ऐसे कर रहा है भाई, मत करो भाई, अच्छा पेन पर से है ही नहीं, सॉरी। हाँ चलिए, तो ये जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल है ये क्या करता है, एम्प्लॉई जो होते हैं किसी वर्क क्षेत्र में, है ना, जो एम्प्लॉइज हैं उनका बिहेवियर, कंडक्ट कह सकते हैं कि वो कैसे बिहेव करेंगे, है ना, किसी वर्क प्लेस में, बिहेवियर, एम्प्लॉइज बिहेवियर इन वर्क प्लेस, इसका स्टडी करता है। आप इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी जानना चाहें तो वो मैं बता दूंगा। बिहेवियर इन वर्क प्लेस, इसका स्टडी करता है कौन, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से नाम अगर आपको गिनाना चाहें, 2-4 थ्योरी मुझे आ रहे हैं। साइंटिफिक थ्योरी ऑफ हेनरी फ्यूल, है ना, हेनरी फ्यूल का साइंटिफिक थ्योरी है, फ्यूल को याद रखिएगा आप इसमें, हाँ अगर किसी तरह से पूछ जाए। एक ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है आपका एल्टन मेयो का, है ना, एल्टन मेयो का,
तो ये आप थ्योरी याद रखेंगे, ये सब खास करके ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में काम आता है ना, तो इतना याद रखिएगा, ठीक। तो इसमें से मुझे लगता है सब याद हो गया। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के कुछ उदाहरण अगर आपको देना हो तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पियाजे, वाइगोत्स्की, बेंडूरा, ये सब आएंगे, है ना। इवन सिगमंड फ्राइड कि वो सब क्या स्टडी किए हैं, देखिए ना कैसे एक बच्चा का देखिएगा, उसका उन लोगों ने एज दिया है कि 0 से 2 साल, है ना, उसका जो स्टेज है इन्फेंसी से लेकर पूरा वो सब, है ना। तो ये सब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के उदाहरण हैं, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं, चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट, दूसरे क्वेश्चंस के थ्रू। मेरे ख्याल से देखिए उतने से में कितना कुछ क्लियर हो गया है ना, तो आप लोग धीरज बना के बढ़िया से देखिएगा इन सब वीडियोज को। चलिए ये है, विच एरिया ऑफ साइकोलॉजी अप्लाइज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ लीगल इशूज। ये भी एक साइकोलॉजी का स्कोप है, एरिया है। तो कह रहा है कि यह एक डेफिनेशन दे रहा है कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू लीगल इशूज, ये कौन से एरियाज में इसका इस्तेमाल होता है। तो मनोविज्ञान कौन से थे, कानूनी मुद्दों पर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करती है। तो बताइए भाई कौन सा हो सकता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी होगा क्या, फॉरेंसिक साइकोलॉजी हो क्या, सोशल साइकोलॉजी अभी पढ़ लिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी नहीं जाने हैं तो इसका तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसके बारे में हम पढ़ लिए हैं। हाँ, क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी बात करता है किसके बारे में, ये तो मेंटल हेल्थ और डायग्नोस्टिक से रिलेटेड है ना, मेंटल हेल्थ इससे रिलेटेड है। सोशल साइकोलॉजी देख लिया। एजुकेशनल साइकोलॉजी की में क्या होता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं हाउ अ चाइल्ड लर्न्स एंड what are the sources and what kind of atmosphere can be made or prepared through which a student or children can learn। तो this is related with learning। हाँ, तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है that is what, ये तो लर्निंग के साथ हो गया, ये आपके साथ बच गया ऑप्शन नंबर बी, सो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। सो फॉरेंसिक साइकोलॉजी किसके साथ डील करता है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू लीगल इशूज। फॉरेंसिक साइंस में देखते हैं ना, वो तो जानते भी होंगे कि उसमें कैसे क्या करा जाता है, किसी की छोटी मोटी साख जैसे अंगुलियों के ये हाथ के निशान, इन सब का भी स्टडी की जाता है ना, तो भी फॉरेंसिक साइंस में आते हैं। लेकिन हम फॉरेंसिक साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का लीगल इशूज क्या है, मतलब साइकोलॉजिकल इशूज, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का लीगल इशूज में प्रयोग कैसा है, कैसे अप्लाई किया जाता है, इसका स्टडी अप्लाइज। हाँ, व्हाट आर एरियाज ऑफ साइकोलॉजी अप्लाइज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू लीगल इशूज, है ना, ये हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया होगा मेरे ख्याल से क्लियर। अब देखिए अगला, व्हाट क्वेश्चन दिख रहा है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। देखिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी एक एरिया हो गया ना, सोशल साइकोलॉजी देख लिया हम लोग, क्लिनिकल साइकोलॉजी देख लिया, फॉरेंसिक साइकोलॉजी देख लिया। क्लिनिकल साइकोलॉजी समझ गया ना, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, वो क्लिनिकल डायग्नोस्टिक से रिलेटेड है। हाँ, तो ये हो गया। तो हम देख रहे थे व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। हमने मेरे ख्याल से पहले की कक्षाओं में भी इस पर बात की है, ये टर्म याद रखिएगा, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ये किससे रिलेटेड है, ये दिख रहा है ना मेरे ख्याल से, ये लाइट इसमें थोड़ा सा रंग थोड़ा नहीं उतना तड़क भड़क वाला रंग इस्तेमाल करते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो बिहेवियर एंड इट्स इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट, क्या ये होगा, देखना पड़ेगा। व्यवहार और इसके पर्यावरणीय निर्धारकों का स्टडी करता है क्या कॉग्निटिव ने, भाई व्यवहार वाला तो बात ही यहाँ नहीं होगा, वो बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी कह दीजिए। मेंटल प्रोसेसेस लाइक परसेप्शन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या ये होगा, देखना पड़ेगा। द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन बिहेवियर, ये देखना पड़ेगा, ये तो सोशल साइकोलॉजी में आएगा ये, है ना, इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर। द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, तो ये किस में आएगा, बायोलॉजिकल बेसिस, ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आएगा, है ना। तो ये सब भी आप मतलब कि ये छांटना और ये सब समझना आपको होगा, है ना। तो इसका जो आंसर हुआ कौन हुआ, ये हुआ, बड़ा आसान सा आंसर है ना, ये ऑप्शन नंबर बी, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंतर्गत मेंटल प्रोसेसेस लाइक परसेप्शन, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टडी करते हैं, है ना, कि हाउ वी परसीव, हाउ वी मेमोराइज द थिंग्स, हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम अराउंड वी पीपल, है ना। तो दिस इज द डोमेन रिलेटेड विथ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, दीज आर द कॉन्सेप्ट एक्चुअली रिलेटेड विद द कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ये समझ गए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात, एक एक क्वेश्चन है आपके लिए।
मैं भी बड़ी तैयारी करके आता हूँ, कोई भी एक पॉइंट छूटे ना। विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज प्राइमरीली कंसर्न विथ डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटिंग मेंटल हेल्थ डिजॉर्डर्स, जैसा कि अभी मैंने कहा, तो ये तो जान ही जाएंगे, अभी बता रहे थे, ये होगा क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। नैदानिक मनोविज्ञान, फॉरेंसिक साइकोलॉजी में हमने अभी देख लिए कि कैसे हम जिस साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल होता है उसको लीगल इशूज में जब अप्लाई करते हैं, दैट बिकम्स द फॉरेंसिक साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी इन विच वी लर्न अबाउट अ चाइल्ड दैट हाउ ही और सी लर्न्स, है ना, इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी में होता है। न्यूरो साइकोलॉजी क्या होता है, व्हेन वी लर्न अबाउट द हाउ आर न्यूरॉन्स वर्क्स, है ना, हमारे जो न्यूरॉन है, नर्व्स हैं, वो कैसे काम करते हैं। तो दिस स्टडी इज रिलेटेड विथ न्यूरो साइकोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी व्हिच डील्स विद द न्यूरॉन्स, that is neuropsychology. Educational psychology, the psychology which deals with the learning theories, that how a child learns. तो ये होगा, है ना, मेरी बात को बढ़िया से ध्यान से रखिएगा ध्यान, तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बैठती चली जाएंगी, कोई इसमें छूटा तो नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी रिलेटेड विथ लर्निंग, लर्निंग अबाउट लर्निंग, Which of the following is a primary method used in psychological research? अब थोड़ा सा, चूँकि आपका मेरे ख्याल से पहला ही यूनिट है, नहीं दूसरी यूनिट है ना, जिसमें मनोविज्ञान की विधियाँ और अनुसंधान के प्रकार, मनोविज्ञान में प्रयुक्त ये सब की भी बात है। थोड़ी कक्षा भले लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं कोई कॉन्सेप्ट छोड़ूंगा नहीं जो आएगा, खास करके रिसर्च। मेरे ख्याल से आप लोगों ने अगर मास्टर कोई किया होगा साइकोलॉजिस्ट, तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। मास्टर अगर किसी विषय में आप किए हैं तो आप रिसर्च पढ़े होंगे, मेरी यह मतलब विश्वास है। फिर भी अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि क्लास नहीं है, और अगर मैं बताने लगूँ तो एक एक कॉन्सेप्ट, जैसे अभी है ना, यहाँ पर देखिए, इस पर लंबी बात करी जा सकती है, लेकिन आपके लिए कितना उपयोगी है ना, सबकी बाध्यता है। तो इस पर बात करी जा सकती है, इस पर बात करी जा सकती है, इस पर बात करी जा सकती है, सब पर बात करी जा सकती है, लंबी एकदम 1-1 घंटा बात करी जा सकती है, पर तो आपके पास ना समय है और वो, खैर मैं आपका समय जाया नहीं करूँगा, बस अगर कुछ भी बोलूँगा तो एक कोई कॉन्सेप्ट हो गया, कोई क्वेश्चन होगा। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेथड यूज इन साइकोलॉजिकल रिसर्च, तो ये कौन है जो कि प्राइमरीली साइकोलॉजिकल रिसर्च में हम एक मेथड के रूप में यूज करते हैं, है ना। तो इंट्रोस्पेक्शन बिल्कुल होता है। इंट्रोस्पेक्शन किस में होता है बता सकते हैं, जैसे जो कि स्टॉल्ट है वो किस पर बात करता है, हम वो कहते हैं ना, माइंड इज अ बीइंग विच हैज कॉग्निशन, और कॉग्निशन आपको क्या कहता है, सोचने की देता है ना शक्ति, तो आप इंट्रोस्पेक्ट तो करते हो। सर्वे रिसर्च भी होता है, सर्वे रिसर्च होता है ना, जैसे अगर सर्वे रिसर्च के थ्रू ही हम पता करते हैं कि हमारे देश में कितने लोग कौन से रोग से ग्रसित हैं, ADHD कितने लोग हैं, OCD के कितने लोग हैं, ब्लाइंडनेस कितनी है, दीज आर ऑल रिलेटेड विथ सर्वे रिसर्च। केस स्टडीज क्या होते हैं, केस स्टडीज क्या होता है, केस स्टडीज देखिए रिसर्च का एक टाइप है, एक मेथडोलॉजी है, जिसके जरिए हम ये पढ़ते हैं कि कोई एक ऐसा यूनिट, इकाई, एक कह सकते हैं कि यूनिक यूनिट कह सकते हैं, या स्पेशल यूनिट, जो कि बाकी जनसंख्या से अलग हो, है ना। जैसे आप क्लासरूम, अगर आप, खास करके मैं उदाहरण देता हूँ क्योंकि मैं एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ, तो बताता हूँ। जैसे क्लासरूम में बैठा है तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी क्लास के बच्चे से अलग होते हैं ना, कुछ एकदम बहुत मेधावी, बहुत मतलब ब्रिलियंट होते हैं, और कुछ बहुत मतलब कि मंदबुद्धि किस्म के होते हैं। तो उन बच्चों पर स्टडी करी जा सकती है। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले एक ही उम्र के कुछ बच्चे में ये होता है कि बड़े प्रतिभावान होते हैं, बड़े टैलेंटेड होते हैं ना। तो यूनिक सोशल यूनिट या कोई व्यक्ति जो यूनिक हो, यूनिक सोशल यूनिट या इंडिविजुअल, उसका स्टडी को हम केस स्टडी कहते हैं ना। आप ध्यान रखिएगा हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से, है ना। तो यूनिक सोशल यूनिट और इंडिविजुअल, यूनिक सोशल यूनिट मतलब ये भी हो सकता है कि किसी जैसे इसकी भी केस स्टडी करी जा सकती है कि किसी खास समुदाय के लोगों में कुछ लोग जो हैं क्यों दूसरे कल्चर मतलब दूसरे पूरी मेन स्ट्रीम से अलग थलग हैं, है ना। तो उनकी केस स्टडी करी जा सकती है। केस स्टडी बहुत सकारात्मक भी होते हैं ना, जैसे कोई कंपनी बहुत ग्रो कर रही है तो उसका केस स्टडी कर देगी, है ना, कि जियो क्यों इतना आगे बढ़ रही है और बाकी कंपनियां क्यों नीचे आ रही हैं, तो इसका केस स्टडी करी जाती है ना। तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजी इन रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में अभी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव भी समझा दूंगा। सर्वे तो समझ गए, जिसमें हम जैसे सेंसस जो होता है जनगणना, वो भी एक काइंड ऑफ सर्वे रिसर्च है। तो ये सब इस्तेमाल होता है साइकोलॉजी में। सो ऑल ऑफ द अबव वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी।
है ना, ध्यान रखिएगा बातों को। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट, यहाँ पीछे हट जाते हैं भाई, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ यूजिंग द एक्सपेरिमेंटल मेथड इन साइकोलॉजी। देखिए एक मेथड जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजी में, एजुकेशन में, साइंसेस में बड़ा इस्तेमाल होता है, इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये जो केस स्टडी आप लोग देख लिए, सर्वे स्टडी देख लिए, है ना, ये सब रिसर्च और के कुछ कुछ मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम रिसर्च करते हैं। कोई पीएचडी करता है ना, तो वो लोग इन मेथड और मेथड्स को यूज करके रिसर्च करते हैं। तो इसमें देखिए कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम एक्सपेरिमेंट, जैसा कि शब्द से ही लग रहा है, तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें 3 चीज़ें याद रखिएगा। 3 चीज़ें क्या क्या होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। तो एक चीज़ होता है जिसको हम लोग मैनिपुलेशन कहते हैं। अब इसका मैं इसलिए हिंदी भी लिख सकता हूँ, बता दे रहा हूँ। मैनिपुलेशन, 3 चीज़ें इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक कंट्रोल होता है और एक होता है रैंडमाइजेशन। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, हाँ, रैंडमाइजेशन। ये 3 चीज़ें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की खासियत होती है। अब तीनों को थोड़ा थोड़ा मैं समझा दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे, है ना। तो मैनिपुलेशन क्या होता है, मैनिपुलेशन का मतलब होता है जोड़ तोड़ आप करते हैं एक्सपेरिमेंट में, क्या ना, कि थोड़ा सा केमिकल इसमें घटा के देखते हैं, इसमें बढ़ा के देखते हैं, तो इसको जोड़ तोड़ कहते हैं भाषा में। कंट्रोल, किसी एक जैसे आपके पास स्टडी करने के लिए ग्रुप होंगे ना, है। अब मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण से बताऊंगा तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, है ना। जैसे आप ये जानना चाह रहे हों कि चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। हाँ, जैसे आप ये स्टडी करना चाह रहे हैं कि जैसे सूर्य का हम लोग जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश से पेड़ पौधे खाना बनाते हैं ना, तो आप ये स्टडी करना चाहते हैं कि क्या सच में ये प्रभाव पड़ता है और क्या कैसे पड़ता है। तो एक ग्रुप आप ले लिए, एक मतलब अब 2 ग्रुप तो होगा ना कम से कम। एक ऐसे ग्रुप को रखिए, मतलब 2 पेड़ ले लीजिए, मान के चलिए पेड़ के दो वो क्या बोलते हैं भाई उसको, पौधे ले लीजिए, ठीक है। एक को आप सूर्य में रखिए, सूर्य की किरणों में रखिए, एक को घर में रखिए, है ना। अब पेड़ तो 2 ही थे, है ना, 2 थे, तो एक को आप धूप में रख रहे हैं और एक को सीधे सीधे कहाँ रख दिए, घर में, है ना। तो जो एक को आप क्या कर रहे हैं, सूर्य में रख के उसको पानी दे रहे हैं, उसके बाद उसको सब कुछ खाद बीज सब देख रहे हैं, उसका डेवलपमेंट, और एक बस घर में रखा उसका डेवलपमेंट, दोनों को आप नोट करते हैं। तो जिसके साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, जिसमें ने खाद डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं समय पर, और एक को छोड़ दे रहे हैं। अब ये बस यह स्टडी करने के लिए कि हवा, पानी और सूर्य के प्रकाश का किसी पेड़ पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानना चाह रहे हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में एक जिसके साथ आप बारंबार एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, है ना, उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। मतलब 2 ग्रुप हो गए ना, एक कंट्रोल करके रखे हैं, एक तो जहाँ का वहाँ है रख दिए घर में, एक के साथ अब एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ये जानना चाह रहे हैं ना कि क्या प्रभाव पड़ता है सूर्य किरण, हवा और पानी या खाद का किसी पेड़ पौधे के वो में। तो इस स्टडी में 2 ग्रुप हो गए ना, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसमें आप इसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं, जिसमें आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसको मैनिपुलेशन कर रहे हैं। इसका मैनिपुलेशन मतलब छेड़छाड़ होता है। कंट्रोल हुआ या ना, इसको सी कह दीजिए, कंट्रोल किए हुए हैं आप एक पेड़ है इसको, है ना, इस तरीके से। अब रैंडमाइजेशन का मतलब होता है, रैंडमाइजेशन का मतलब कि आप ऐसा ना हो कि कोई मरा हुआ पौधा एक को ले लाए और एक एकदम से बढ़िया ताज़ा वाला, नहीं, बराबर का एकदम, दोनों सेम होना चाहिए एकदम, कहीं से भी उठा के ला सकते हैं 2 स्वस्थ पेड़। तो इस तरह रैंडमाइजेशन मतलब होता है कि सबकी भागीदारी, जैसे हम अगर और लंबा चला जाएगा, डीप चला जाएगा, लेकिन बस इतने रैंडमाइजेशन मतलब कि हम ऐसा ना कर रहे हैं कि कुछ बायस कर रहे हैं कि एक पौधा जो था सूखा था और एक पौधा ऐसा न था कि एकदम पूरा फ्रेश था, इस तरीके से नहीं, दोनों एक जैसा होना चाहिए तब वो होगा। तो ये 3 चीज़ें होती हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, ठीक है। ये बात मेरे ख्याल से समझ आता है। ये मैनिपुलेशन, छेड़छाड़ या हाँ काट-छाँट, कंट्रोल मतलब नियंत्रण, और रैंडमाइजेशन का मतलब तो हो गया सबकी बराबर, रिसर्च में बराबर की हकदारी, जो जिसको करना चाह रहे हैं उसको उसके साथ बराबरी का मतलब कॉन्सेप्ट है ना। तो ये बात हो गया, ठीक। चलिए अब इसमें क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ यूजिंग द एक्सपेरिमेंटल मेथड इन साइकोलॉजी। तो इसका मेन मकसद क्या होता है,
टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस, है ना। इसमें आप कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट देखना चाहते हैं, यही आंसर है। बाकी टू कलेक्ट क्वालिटेटिव डेटा ये सब नहीं है, टू ऑब्जर्व नेचुरल बिहेवियर ये भी नहीं है, टू हिस्टोरिकल इवेंट इसके लिए एक हिस्टोरिकल स्टडी होती है, ऑब्जर्वेशन स्टडी के लिए एक फेनोमेनोलॉजिकल फिर एथनोग्राफिकल स्टडी ही होती है ना। तो इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा, टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट। मतलब अभी जैसे मैंने पेड़ का बताया, तो सूर्य का प्रकाश, खाद, बीज, इन सबों का क्या प्रभाव पड़ता है उस पौधे के ग्रोथ में, तो कारण और प्रभाव देख रहे हैं ना आप, वो है कुल मिला के ये स्टडी। तो ये स्टडी इसकी बात करता है, खास करके साइकोलॉजी में इसका इस्तेमाल बहुत होता है ना। जैसे अगर आपको साइकोलॉजी से कुछ उदाहरण देना हो, तो जैसे बुद्धि का, इंटेलिजेंस का किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका स्टडी करा जा सकता है ना। मान के चलिए किसी व्यक्ति में बुद्धि कम है, तो उसका व्यक्तित्व कैसा है, इसका स्टडी करी जा सकती है। इसी तरीके से किसी व्यक्ति का बुद्धि और उसकी अचीवमेंट मतलब जो सक्सेस कितना होता है उसका स्टडी करी जा सकती है। तो ये भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो जाएगा, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, अगला क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत लंबा ना हो जाए। व्हाट इज हाइपोथेसिस इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। अच्छा, एक बच्चे ने कोई पूछा था मुझे कि रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं। तो हाइपोथेसिस दरअसल एक स्टेज ही है ना। इस हाइपोथेसिस एक तरह का रिसर्च में मैंने पिछली हमारे ख्याल से जो पिछली कक्षाएं लिए थे उसमें स्टेप्स बताए थे। तो किसी भी रिसर्च को करने के लिए एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ बहुत शॉर्ट में। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले रिसर्च में सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सिलेक्शन करने के बाद हम प्रॉब्लम का एक, उसमें और भी बहुत होते हैं, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर भी होता है कि आप प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आप स्टडी करते हैं, है ना। RRL कहते हैं, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। तीसरा होता है, तीसरा आप क्या करेंगे, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस होता है, आप मान के चलिए रिसर्च करने जा रहे हैं तो थोड़ा पढ़े होंगे, लिखे होंगे, यार ये रिव्यू पढ़े ना, उसके आधार पर आप जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का एक अनुमानित सॉल्यूशन, मतलब एक समझ लीजिए कि एक टेंटेटिव सॉल्यूशन कहेंगे उसको, टेंटेटिव सॉल्यूशन। हाइपोथेसिस इज टेंटेटिव सॉल्यूशन। तो हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ये हो सकता है ना। जैसे वो पेड़ और उसका ही ले लीजिए, तो उसके पहले आप ये ले सकते हैं, ये आप ये हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश, हवा, पानी और खाद का पेड़ पौधों के वृद्धि में प्रभाव पड़ता है। अब दूसरा इसके ठीक उल्टा कर सकते हैं कि खाद, बीज, पानी, सूर्य के प्रकाश की किरणों का पेड़ पौधे की ग्रोथ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा बनाना पड़ता है। मैं तो आप मान के चलिए इसको जान रहे हैं, इसलिए आप इस तरीके के कई स्टडीज होते हैं जिसके बारे में आपको पहले से नहीं पता, तो आप 2-3 ऐसे मतलब हाइपोथेसिस बना के चलते हैं। तो ये होता है। हाइपोथेसिस के बाद आप मेथडोलॉजी में आते हैं, तो डिजाइन इसको कहते हैं, रिसर्च डिजाइन, है ना। रिसर्च डिजाइन बनाते हैं। इसके बाद रिसर्च डिजाइन के बाद इसी में डेटा कलेक्शन, इसी में रिसर्च डिजाइन के बाद आप डेटा कलेक्शन करते हैं। हाँ, डेटा कलेक्शन के बाद मैं छोटा छोटा बता रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारा होता है, आपके लिए इतना ही होगा। डेटा एनालिसिस करते हैं, डेटा मिलेगा तब तो, डेटा एनालिसिस करते हैं। इसके बाद आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, और फाइनली आप एक रिपोर्ट, थीसिस जिसको कहते हैं ना, कि PhD गया, थीसिस हो गया, तो ये रिपोर्ट आप देते हैं, थीसिस कर देते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो जनरल रिसर्च में वो करी जाते हैं। अब में भी कुछ क्वेश्चन पूछेगा, तो सबसे प्रॉब्लम, उसके बाद लिटरेचर, हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन, उसके बाद डेटा कलेक्शन, उसके बाद डेटा एनालिसिस, कंक्लूजन और रिपोर्ट, ये होता है। चलिए देखिए इसमें व्हाट इज हाइपोथेसिस इन साइकोलॉजी, तो मैंने तो बता ही दिया। ए प्रोवन फैक्ट नहीं, प्रोवन फैक्ट हो जाएगा तो नहीं, प्रोवन फैक्ट ठीक उसके उल्टा होता है, तो ये नहीं होगा। प्रोवन फैक्ट तो फिर आपका रिसर्च का कंक्लूजन हो गया, है ना, तो प्रोवन फैक्ट तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये टेस्टेबल प्रेडिक्शन, बिल्कुल यही होता है, एक प्रेडिक्शन होता है। एक प्रेडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी, है ना। देखिए एक परीक्षण योग्य भविष्यवाणी, एक ऐसा जिसको आप टेस्ट कर सकें कि सच में प्रभाव पड़ता है क्या, अब हवा, पानी, सूर्य के प्रकाश का, तो इसको टेस्ट कर सकते हैं, तो टेस्टेबल प्रेडिक्शन होता है।
रैंडम गेस नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, रैंडम नहीं कर सकते आप। ये हाइपोथेसिस बनाते हैं, इसके आधार पर बनाते हैं कि ऐसा हो सकता है। ये बात है। क्या है अनटेस्टेबल, नहीं अनटेस्टेबल अजम्पशन कुछ भी ऐसे लगा दीजिएगा तो उसको हम नहीं कहेंगे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या 8वां नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। इससे पहले थोड़ा सा ये समझाना होगा, थोड़ा सा अगर जिन लोगों को नया होगा इसके लिए। रिसर्च को हम मुख्य रूप से, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, कौन ले ले, चलिए। जब हम रिसर्च कहते हैं ना, रिसर्च जब हम कहते हैं, आप ज़रूर इसको समझिएगा क्योंकि है आपका टॉपिक तो थोड़ा बहुत तो पूछेगा ही ना, थोड़ा सा करते हैं। रिसर्च को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। एक को कहते हैं हाँ थोड़ा सा इधर लिखना होगा, एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा जगह बना लेते हैं तो ठीक रहेगा ना। यहाँ लिखते हैं, मान के चलिए रिसर्च है। रिसर्च को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक को कहते हैं क्वांटिटेटिव, ध्यान रखिएगा क्वांटिटेटिव है ना, क्वांटिटेटिव एक हो गया। एक होता है क्वालिटेटिव। मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगा, डीप जाने से तो मैं बता रहा हूँ एक एक पर बात करी जा सकती है घंटों, है ना। ये होते हैं दो मुख्य अप्रोच या प्रकार समझ लीजिए रिसर्च के। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जैसे क्वांटिटी, यहाँ पर शब्द देखिए क्वांटिटी। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो करता है उसको मुख्य रूप से डेटा जो मिलेंगे जब वो रिसर्च करेंगे तो उसके पास जो डेटा आते हैं वो कैसे होते हैं, वो क्वांटिटिव होते हैं। क्वांटिटी मतलब अंक में हो सकते हैं, है ना, अंक में जिसको मेजर किया जा सकता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं, है ना। इसको हम जो डेटा होंगे वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होंगे और मेजरेबल होंगे। न्यूमेरिकल एंड मेजरेबल डेटा अगर नहीं जानते हैं तो आप ज़रूर कॉपी पेन लेके ये सब नोट करिएगा या बढ़िया से देखिएगा। मेजरेबल डेटा का मतलब मुख्य रूप से इसमें रोल होता है जिसमें हम ग्राफ, स्टैटिस्टिक्स सब कुछ इस्तेमाल करते हैं ना, सब कुछ। स्टैटिस्टिक का बड़ा रोल होता है इसमें, स्टैटिस्टिक्स का बड़ा रोल होता है किसमें, क्वांटिटेटिव रिसर्च में। जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो क्वालिटेटिव रिसर्च जैसे क्वालिटी है ना, क्वालिटी गुण से संबंधित है। जैसे चल ये सब कॉन्सेप्ट इतना है कि मैं थोड़ा सा लालची हो जाता हूँ कि बता ही दो सब कुछ, लेकिन नहीं भाई, है ना। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम उस तरह के डेटा के साथ मतलब बात करते हैं, रिसर्च करते हैं जिनको हम नंबर्स में नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें क्वालिटेटिव डेटा होते हैं हमारे पास, और जिनके लिए हम ये नहीं कि उसको एकदम माप ही दें, है ना। तो मापना उसमें नहीं, ऐसे डेटा जो होते हैं जो क्वालिटेटिव जो होते हैं वो लोग उन डेटा को हम कह सकते हैं अंकों में नहीं वो कर सकते हैं, पैराग्राफ में हो सकते हैं, टेक्स्ट में हो सकते हैं, इमेज के रूप में होते हैं। जो इसमें डेटा कैसे होते हैं लिखना पड़ेगा ना थोड़ा, इसमें डेटा टेक्स्ट के रूप में हो सकते हैं, पैराग्राफ में हो सकते हैं, हाँ और क्या हो सकता है, पैराग्राफ हो गया, और वीडियो हो सकता है, ये सब का एनालिसिस किया जाता है, ऑडियो हो सकता है, इमेज हो सकता है, इस फॉर्म में यहाँ पर डेटा होते हैं। तो अब बस इतना ध्यान रखिएगा, इस तरह का डेटा का इसमें मुख्य रूप से रोल होता है ना। तो ये है रिसर्च। हालांकि एक और इसके बीच में आप एक और अप्रोच आ जाता है मिक्स, मतलब जब हम स्टडी इन दोनों को मिला के करते हैं, है ना, तो इसको कहते हैं मिक्स्ड मेथड अप्रोच। खैर अब दोनों को जानिए, है ना। अब देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है, which of the following is a characteristics of quantitative research। क्वांटिटेटिव क्या है, न्यूमेरिकल एंड मेजरेबल डेटा, कहीं लिखा है, हाँ, एम्फेसिस ऑन नंबर्स एंड मेजरमेंट। तो एक ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। बिना देखिए आप जान सकते, संख्या और माप पर जो जोर देता है। देखिए फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग मीनिंग एंड एक्सपीरियंस, ये हो गया क्वालिटेटिव रिसर्च। ये क्या करता है, मीनिंग और एक्सपीरियंस पर जोर देता है, जिसमें आप थोड़ा बहुत अगर पढ़ना चाहे तो एथनोग्राफी, फेनोमेनोलॉजी, ये सब जो स्टडी, केस स्टडीज, ये सब है जो आप जिसका स्टडी आप क्वालिटेटिव रिसर्च में करते हैं, है ना। फेनोमेनोलॉजी जैसे कहीं कोई घटना घट गई तो वहाँ जाके लोग रिसर्चर पूरा घूमता है, उसके बाद पढ़ता है, उसका स्टडी करता है ना, फील्ड स्टडी कहते हैं उसको, तो वो हो गया। देखिए
ओपन एंडेड क्वेश्चंस ये एक टूल है जिसके थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं रिसर्च में, है ना, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। और सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, ये भी, ये देखिए इसको छोड़कर ये सब क्वालिटेटिव रिसर्च के विशेषताएं हैं। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन कि हर घटना को हर व्यक्ति अलग तरीके से देखता है, तो उसको आप कैसे नंबर में करेंगे, है ना। वो तो एक पैराग्राफ होगा, एक कोई टेक्स्ट ही होगा, कोई ऑडियो होगा, कोई वीडियो होगा, है ना, उसका एनालिसिस किया जाता है। चलिए बहुत लंबा ना हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, अब तो बताने की जरूरत नहीं होगी, फट से आंसर दे दीजिए। फोकस ऑन न्यूमेरिकल डेटा, ये तो क्वांटिटेटिव हो गया, है ना, ये क्वांटिटेटिव हो गया। ओपन एंडेड डेटा कलेक्शन मेथड्स, खुले अंत लिख दे रहे हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन समझ रहे हैं। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, व्यक्तिपरक व्याख्या। एक्सप्लोरेशन ऑफ फेनोमेना इन नेचुरल सेटिंग, तो क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, नोट पूछा है, ध्यान रहे तो आंसर क्या होगा, यही है ना, बाकी ये सब तीनों तो है ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, तो ओपन एंडेड डेटा कलेक्शन बिल्कुल होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन भी होता है। एक्सप्लोरेशन ऑफ फेनोमेना, फेनोमेना मतलब घटना, इसको घटना समझ लिए कोई, फेनोमेना मतलब घटना, है ना। फेनोमेना प्लूरल है कि सिंगुलर, प्लूरल है ना। नेचुरल सेटिंग, किसी प्राकृतिक वातावरण में जब हम जाकर उसकी स्टडी करते हैं, तो आंसर वुड बी द फर्स्ट वन, दैट इज फोकस ऑन न्यूमेरिकल डेटा। विशेषता नहीं है क्वालिटेटिव रिसर्च का। देखिए 10वें क्वेश्चन की ओर हम 20 क्वेश्चन है ना, धीरज बनाए रखिएगा। आपका समय और आपको कोई यहाँ पर टाइम खराब करने के लिए मैं नहीं हूँ, मैं भी बड़ा महत्वपूर्ण समय दे रहा हूँ आपको, तो ज़रूर ध्यान से देखिएगा। देखिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोरल डेवलपमेंट, देखिए अब यहाँ आ गए हम लोग। मोरल डेवलपमेंट, लॉरेंस कोहलबर्ग इज बेस्ट नोन फॉर, देखिए अगर आप साइकोलॉजी पढ़े हैं तो इतना आपको पता होना चाहिए, कोहलबर्ग कौन है, पियाजे कौन है, वैगोत्स्की कौन है, बेंडोरा कौन है ना, वाटसन कौन है, हल कौन है, थॉर्नडाइक कौन है, कुछ लोगों को तो जानते ही होंगे, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ। कोहलबर्ग, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोरल डेवलपमेंट लॉरेंस कोहलबर्ग इज बेस्ट नोन फॉर। कोहलबर्ग किस लिए जाना जाता है, चलिए बताइए, उसने क्या थ्योरी दी है, तो इसमें तो ऑप्शन भी है, देख लीजिए। हिज थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट, साइकोसोशल डेवलपमेंट किसने दिया है, कोहलबर्ग ने तो नहीं दिया है। साइकोसोशल डेवलपमेंट अगर आप बात करेंगे तो दिया है, एक दो व्यक्तियों का नाम है इसमें, एक व्यक्ति का आप नाम सुने होंगे साइकोसोशल डेवलपमेंट में, एरिक इरिक्सन, नाम सुने हैं, एरिक, हाँ एरिक इरिक्सन एक बात है जिसने साइकोसोशल डेवलपमेंट की बात की है। एक है यूरी ब्राउनफेन ब्रेनर, वो भी मैं लिख दूंगा अभी। अब हिज हायरार्की ऑफ थ्योरी तो मैस्लो से है, मैस्लो के थ्योरी के बारे में तो हम पिछली कक्षा में पूरी मैराथन किए हैं। हिज स्टेजेज ऑफ मोरल रीजनिंग, क्या ये है। हिज रिसर्च ऑन अटैचमेंट, ना लगाव पर तो नहीं, इसका है स्टडी मोरल डेवलपमेंट पर, मोरल रीजनिंग पर, है ना, किसका, लॉरेंस कोहलबर्ग का। थोड़ा सा बता देते हैं, अगर कोहलबर्ग से कुछ क्वेश्चन पूछे तो नॉर्मल चीज़ें बता देना है। कोहलबर्ग ने मोरल रीजनिंग या मोरल डेवलपमेंट से संबंधित थ्योरी दी है, और उसमें क्या बात किया है थोड़ा समझिए। उसने बात किया है मोरल डेवलपमेंट के लिए 6 स्टेजेज का, हाँ 3 लेवल्स है उसमें और 6 स्टेजेज हैं। तो लेवल में पहला जो है उसको हम कहते हैं प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल, जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो बहुत ठीक बात है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो एक बार देख लीजिए, 2। उसके बाद दूसरा जो है वो उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल, हिंदी में कहें तो पूर्व परंपरागत। दूसरा को कहेंगे कन्वेंशनल अर्थात परंपरागत, कन्वेंशनल। और थर्ड को कहेंगे हम पोस्ट कन्वेंशनल अर्थात पोस्ट को कहें उत्तर परंपरागत, है ना, पोस्ट कन्वेंशनल। ये 3 हो गया आपके लेवल कन्वेंशनल, ठीक है भैया, मुझे तो बचाए लो, हाँ ये हो गया 3 मुख्य स्टेजेज, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट के ये 3, कम से कम इतना याद रखिएगा। इसके अंदर भी 2 और भी, हाँ क्या कहेंगे स्टेजेज हैं, कौन से हैं। तो सबसे पहले जो है वो है हाँ इसमें एक आता है ओबीडिएंट, इतना लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा,
ओबीडियंट, पेनवा चेंज कर लेते हैं भैया थोड़ा सा, मैं बस बोल भी दूंगा तो चलेगा, लेकिन इसमें आता है एक ओबीडियंट, मैं आपको रिवीजन कर देता हूँ। ओबीडियंट और पनिशमेंट का आता है स्टेज, दूसरा जो आता है इसको भी कर देते हैं ताकि आप समझ जाएं। दूसरा इसमें आता है वो क्या है, अरे भैया इतना परीक्षा ना लो। इसके बाद दूसरा जो आता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सचेंज या फिर इंस्ट्रूमेंटल मोरालिटी, क्या है उसके लिए स्पेशल, हाँ इंडिविजुअल एक्सचेंज कहते हैं, इंडिविजुअल एक्सचेंज है ना। अब इतना समझिएगा, मैं बोल रहा हूँ बार बार है ना, इंडिविजुअल एक्सचेंज। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्री कन्वेंशनल में जो बार बार पूछता है, नाइस बॉय और गुड गर्ल का कॉन्सेप्ट इसमें आता है। ओबीडियंट पनिशमेंट का मतलब थोड़ा बड़ा लंबा हो जाएगा ना, ये थ्योरी पूरी समझानी हो तो एकदम, अब कैसे समझाया जाए मुझे तो समझ नहीं आता। खैर थोड़ा सा मैं समझा ही दूंगा, लेकिन अभी कन्वेंशनल में क्या होता है, कन्वेंशनल में जो पहला होगा, पहला क्या होगा, चलिए मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ क्या है। पहला में है इसमें था इंटरपर्सनल रिलेशन की बात करते हैं और मेंटल सोशल, हाँ यहाँ पर इंटरपर्सनल रिलेशन की बात है। इंटरपर्सनल रिलेशन के आधार पर मोरालिटी तय होती है, रिलेशंस, हाँ मेरी बातों पर भी ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो होता है, अरे यार, हाँ दूसरा जो होता है वह होता है आपका नॉर्म्स रूल्स, इनसे रिलेटेड होता है। मेंटेन सोशल ऑर्डर कहते हैं ना, सोशल ऑर्डर ये होता है। और तीसरा जो होता है, ये जो है तीसरा, इसमें एक आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मैं याद करा दे रहा हूँ, लंबी कक्षा हो तो हो। दूसरा जो आता है वो आता है आपका यूनिवर्सल एथिक्स का। ये है, इस आधार पर उन्होंने ये 6 स्टेजेज हो गए ना आपका, 1 2 1 2, तो इसको हम इस तरीके से करेंगे ना तो हो जाएगा। दोनों के अंदर सब टॉपिक आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे कुल मिला के आपका उसमें कोहलबर्ग का मोरल जो डेवलपमेंट का स्टेजेज है उसमें। तो देखिए इसमें आप देखिएगा प्री कन्वेंशनल स्टेज में जो ओबीडियंट और पनिशमेंट है, थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ। ओबीडियंट पनिशमेंट का मतलब है कि हम मोरालिटी किस आधार पर तय करते हैं कि जिस काम को लेकर आपको पनिशमेंट मिलता है वो गलत है, और मतलब कि अब जिस काम को आज्ञा मान लेते हैं तो आप नैतिक रूप से सही मान लिए जाते हैं। इंडिविजुअल एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल एक्सचेंज का मतलब हो कि तुमने एक थप्पड़ मारा तो हम भी एक थप्पड़ मार दें, तो इस तरीके से नैतिकता तय होती है एकदम। ये बहुत बच्चे में होता है उस हिसाब में, है ना। रिवार्ड, इसमें मेरे ख्याल से रिवार्ड ओरिएंटेशन भी इसको कहते हैं कि आपको अगर कोई प्राइज़, कोई आपको मम्मी आपको चॉकलेट देती है तो आपके लिए अच्छी है, और पापा आपको नहीं देते तो अच्छे नहीं है। तो रिवार्ड, इंडिविजुअल एक्सचेंज कि आप जो करते हैं किसी के बदले अगर वही करता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। तो आप उसके अंदर और नहीं जानते कि क्यों नहीं करता, पापा काम करते हैं उसके बाद पैसा मम्मी को देते हैं, तो उसके बाद आपके घर में सामान आता है तब वो टॉफ़ी देती हैं, इतना नहीं समझ पाता ना। तो इस आधार पर नैतिकता तय होती है। कन्वेंशनल में क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं, आप लोगों के साथ बातचीत करना सीख जाते हैं, उसके आधार पर मोरालिटी तय। सोशल नॉर्म्स और रूल्स को जब आप फॉलो करने लग जाते हैं तो जब सड़क में बाईं ओर चलना शुरू कर देते हैं, दैट इज रिलेटेड विद सोशल नॉर्म्स। और क्या लिखा है, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, ये याद रखिए, हाँ ये सोशल ऑर्डर। इसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल में होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी आप समाज के कुछ लोगों को आप हेल्प करना, ज़रूरतमंद की मदद करना, ये सब जब करने लगते हैं तो उसके आधार पर आप नैतिक कहलाने लग जाते हैं। यूनिवर्सल एथिक्स में गांधी, मंडेला जैसे लोग जो कि पूरी दुनिया पूरी वो के लिए करने लग जाते हैं, और उस आधार पर उनके लिए पूरा दुनिया ही क्या हो जाती है, मतलब उनका वर्क प्लेस हो जाता है, उनके आधार पर वो काम करने लगते हैं। दैट इज यूनिवर्सल एथिक्स। ये कॉन्सेप्ट है कुल मिला के भाई कोहलबर्ग का। समय लगा लेकिन कॉन्सेप्ट है, मैं क्या बोलूँ, अगर पूछ देगा क्वेश्चन तो। चलिए इसमें तो समझ गए ना आप। चलिए बहुत लंबा हो जाएगा क्या वीडियो। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन है, व्हाट डिड लीव वाइगोत्स्की एम्फसाइज इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लीव वाइगोत्स्की ने अपने थ्योरी में किस बात के लिए जोर दिया है,
तो द स्टेजेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, तो अभी देख लिए एक हॉलबर्ग से रिलेटेड है तो ये तो नहीं होगा। द रोल ऑफ सोशल इंट्रैक्शन एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा क्या ये है। द इम्पैक्ट ऑफ अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ये तो फ्रायड से रिलेटेड है ना, ये सब याद करते चलिएगा। द इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स, ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से रिलेटेड है ना। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द रोल ऑफ सोशल इंट्रैक्शन, है ना, ये भी इसी में आएगा भैया, हिंदी वाला बुरा ना मान जाए। तो सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका की बात क्या है। एक थोड़ा सा तुरंत में बता दीजिए मुझे कि वाइगोत्स्की ने क्या बात किया है, वाइगोत्स्की का थ्योरी का क्या नाम है। हालांकि आप जब भाषा पढ़ेंगे तो जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आप जब पढ़ेंगे तो पियाजे के बाद वाइगोत्स्की को पढ़ना होता है। इस जैसे पियाजे और इस वाइगोत्स्की में अंतर क्या है। पियाजे ने कहा कि एक बच्चा एक उम्र के बढ़ने के साथ, मैच्योरिटी के साथ सीखता है और उसमें विकास होती है। वाइगोत्स्की ने ऐसा नहीं कहा। वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पास सामाजिक संस्था किस प्रकार के हैं, उसके परिवार, उसके आसपास के दोस्त और समाज किस तरीके से। ये बहुत अच्छा मतलब आप उदाहरण दे सकते हैं एक सरकारी स्कूल और एक प्राइवेट स्कूल में, जिसके मम्मी पापा पढ़े लिखे होते हैं, उसके आसपास के लोग सब पढ़े लिखे हैं, तो उस बच्चे जो 7 साल का है, वह बच्चा जो 7 साल गांव में रह रहा है अपने सो कॉल्ड अपने अनपढ़ मम्मी पापा के साथ, और एक ऐसे बच्चा जिसके पास सब पढ़े लिखे हैं, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है कि नहीं। तो वाइगोत्स्की कहता है कि जिस बच्चे के साथ जिस तरह का माहौल दे जाता है उस तरीके का उसमें डेवलपमेंट होता है। अवस्था उतनी बाध्यकारी नहीं है, हालांकि एकदम से अवस्था को उसने भी इग्नोर नहीं किया। एक 7 साल का बच्चा को आप फिलॉसफी नहीं पढ़ा दीजिएगा, ठीक है, उसमें उसके लिए भी ये चाहिए, उसमें उसका बायोलॉजिकल डेवलपमेंट भी ज़रूरी होता है। तो इसने 2-3 चीज़ों की बात की है, मैं उस कॉन्सेप्ट को नहीं बताऊंगा। स्कैप फोल्डिंग आप इसमें जान लीजिए, जो कुछ मुख्य बातें हैं। इसका जो इसने जो टर्म दिया है, एक स्कैप फोल्डिंग का टर्म दिया है। इसका मतलब स्कैप फोल्डिंग का मतलब एक ढांचा। जैसे बचपन में बच्चा जब चल नहीं होता तो उसको एक खिलौना जैसे नहीं गुड़काते हैं, तो वो एक तरीके स्कैफोल्ड हुआ। बचपन में जब साइकिल सीख रहे होते हैं तो पीछे से कोई पकड़ रहा होता है और सीखते थे, तो स्कैफोल्ड हुआ। तो पढ़ने में भी वैसे होता है ना, लिखने में देखिएगा हाथ पकड़ के, तो दैट इज स्कैफोल्डिंग। सीखने में स्कैफोल्डिंग की बात की उसने, ZPD की बात करी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करी। इसका मतलब क्या होता है कि जो बच्चा का क्षमता है ना, जितना वो कार्य कर सकता है उसकी एक लिमिट है, लेकिन वो स्कैफोल्डिंग के थ्रू और MQ याद रखिएगा, मोर नॉलेजेबल अदर्स इसको कहते हैं। तो मोर नॉलेजेबल अदर्स और स्कैफोल्डिंग, इनके जो थ्रू वह अपना विकास जो अपने आप से कर सकता है, लेकिन इनके सहयोग से आगे बढ़ सकता है। तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। पीयर लर्निंग की बात की उसने। पीयर लर्निंग क्या है कि उसने कहा कि एक बच्चा अपने हम उम्र साथी, पीयर लर्निंग का मतलब होता है समूह साथी, पीयर मतलब समूह साथी, उसके उम्र के बच्चे, तो पीयर लर्निंग, तो उनके साथ सीखता है, सोसाइटी से सीखता है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। ये सब बात वाइगोत्स्की के थ्योरी का मुख्य है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11-12 अरे 7-8 क्वेश्चन है जब तो ज़्यादा। अकॉर्डिंग टू द नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, नेचर रिफर्स टू व्हाट। प्रकृति बनाम पोषण, या फिर नेचर वर्सेस नर्चर। हाँ, नर्चर तो वही होगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहस के अनुसार प्रकृति से तात्पर्य क्या है। यहाँ जो नेचर है इसका क्या मतलब है, तो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस नहीं, जेनेटिक इनहेरिटेंस एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स, कल्चरल इन्फ्लुएंस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या होगा। तो इसका सही उत्तर मैं बता देता हूँ। इसका नेचर का मतलब है जेनेटिक इनहेरिटेंस एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स, अनुवांशिक विरासत और जैविक कारक। नेचर वर्सेस नर्चर का जो डिबेट है वो 1 मिनट में समझ लीजिए, 1 मिनट से भी कम समझ लेंगे। अकॉर्डिंग टू नेचर वर्सेस नेचर डिबेट क्या होता है कि नेचर वैसे लोगों के मतलब देखिए, साइकोलॉजी में 2 ध्रुव चलता है। जैसे डेवलपमेंट है, किसी बच्चे की डेवलपमेंट की हम जब बात करते हैं तो उसमें 2 तरह के लोग हैं जो बंट जाते हैं। एक कहता है कि जीन्स है ना, हमारा हेरिडिटी, हमारे माता पिता के कैसे गुण थे वो हमारे विकास में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसे लोगों को नेचर कहते हैं। प्राकृतिक रूप से तुम कैसे हो, है ना, तुम्हारी जो मम्मी पापा अगर इंटेलिजेंट हो गए तो तुम भी इंटेलिजेंट हो गए। तुम्हारे जीन में अगर गुण होंगे, जो गुण होंगे उसके आधार पर ही तुम्हारा विकास पूरा संभव है। नर्चर मतलब कि ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। नर्चर मतलब पालन पोषण,
अब पालन पोषण वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये इस बात पर, एक व्यक्ति का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस तरह के वातावरण में रह रहा है, किस तरह का ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस उसको मिल रही हैं, है ना। तो ये हुआ नर्चर, पालन पोषण और पर्यावरणीय परिस्थितियों से जो संबंधित है उसको हम नर्चर कहते हैं, है ना। नर्चर का संबंध आप अगर जानना चाहें तो इसका संबंध एनवायरनमेंट से है। एनवायरनमेंट से है, आपका फैमिली इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करती है, फ्रेंड्स आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, टीचर्स, स्कूल्स, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब नेचर की नेचर की बात हम जब करते हैं तो इसमें आपका जीन्स जो है ये मायने रखती है। जीन्स जैसे एक इंटेलिजेंस कहते हैं, क्या इंटेलिजेंस क्या चीज़ है, क्या नेचर है या नर्चर है, सॉरी नर्चर है या नेचर है, वो नेचुरल गुण होता है ना। आपके मम्मी पापा के में जैसे बुद्धि होंगे उस आधार पर ही, मम्मी पापा कहने मतलब केवल वो मम्मी पापा नहीं होती, अगर आप पढ़े होंगे किसको, डार्विन को, तो आपको पता होगा कि आपकी कई पीढ़ियों का आप पर असर पड़ता है ना। तो नेचर में आपका जीन्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये है एक डिबेट, तो समझ गए इतना सा। नर्चर जो है पर्यावरणविदों की बात करें तो इनमें से जो जितने भी व्यवहारवादी हैं, जैसे थॉर्नडाइक है, पावलोव है, वाटसन है। वाटसन ने कहा, वो बहुत अच्छा कथन है इसके बारे में कि मुझे 12 के 12 बच्चे दीजिए, मुझे जो बनाना होगा बना के दे देंगे। तो ये कौन मानेगा, नर्चर, पालन पोषण, तब ना जो जैसा चाहे वैसा। लेकिन नेचर कहेगा नहीं, आप कैसे बना दीजिएगा, जिसमें गुण ही नहीं, जिसमें क्षमता ही नहीं, जिसमें वो पोटेंशियल ही नहीं, उसको आप कैसे बना दीजिएगा। तो नर्चर वाले वो कहेंगे ही नहीं कि उसके जीन्स में वो गुण ही नहीं है, तो कैसे वैसा हो सकता है। तो इसलिए देखिएगा दोनों सही है। अभी इसका भी एक बीच का भी है ना धारा। तो नेचर वाले लोग का मानना है कि जीन सब कुछ है, जीन का बड़ा रोल होता है विकास में। नेचर वाले मानते हैं कि नहीं, पर्यावरण का बड़ा रोल। पर्यावरण में याद रखिएगा जितने भी वो हैं, वो लोग कौन लोग, जो बिहेवियरिस्ट लोग हैं, है ना। वाटसन है एक, इसमें बड़ा अच्छा कोट है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बड़ा रोल प्ले करता है। कि उसने कहा, जो सपोर्ट करे किसको, नर्चर को, उसने कहा कि द चाइल्ड इज ए टेबुला रैसा। टेबुला रैसा का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। ये टेबुला रैसा है जो कॉन्सेप्ट दिया है, ये दिया है जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ये कौन व्यक्ति है, एक बिहेवियरिस्ट है, एक अनुभववादी है। इन्होंने कहा कि जो एक बच्चा है वो एक ब्लैंक स्लेट है, खाली स्लेट है, जैसा चाहो उसमें भर दो, है ना, जिनका कोई रोल नहीं है, इस तरीके से मानना है। तो टेबुला रैसा किसने कहा, वो। और वाटसन वाला भी कि मुझे 12 बच्चे दीजिए, मैं 12 को जैसा चाहूँ वैसा बना दूंगा, डॉक्टर, इंजीनियर, जो चाहे। तो ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखें। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट, जैसा अभी बताया। तो इसमें बड़ा लंबा था इसको, लेकिन बताऊंगा नहीं। उसने 8 स्टेजेस दी है, वो बता दूंगा। एरिक एरिक्सन का साइकोसोशल डेवलपमेंट में 8 स्टेजेस है, 8 को नहीं बताऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, इसने किसी व्यक्ति का साइकोसोशल डेवलपमेंट 8 स्टेजेस से होकर गुजरता है, उसने कहा, है ना। जिसमें अगर पहला मैं बताना चाहूँ, जिसमें आप पढ़ लीजिएगा इसको, ट्रस्ट वर्सेस, उसने 2 ध्रुव दिए हैं किसी बच्चे का विकास में। 2 मतलब ध्रुव की बात, 2 पोल्स की बात करें, जैसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, है ना। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट एक है। इसी तरीके से 1 2 करते जाइएगा, ऐसे 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके उसने 8 स्टेजेस दिए हैं किसी व्यक्ति के विकास में। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो है वो आपको पूछता है यहाँ से, जो उसका, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, इसका नाम है, क्या हो गया, हाँ, इसका नाम है आइडेंटिटी वर्सेस, इसका नाम है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ये वाला। और ये कब शुरू होता है, ये एडोलेसेंट में शुरू होता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि जो ये एरिक एरिक्सन का थ्योरी है, उसमें खास करके इसी आइडेंटिटी थ्योरी, किसी, जैसे आप लोग स्व के बारे में पढ़ रहे होंगे ना, तो सेल्फ का विकास कैसे होता है, तो ये वही चीज़ें हैं। तो इस जो कि 5वें स्टेज पर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन का जो मामला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है प्ले करता है इस पूरे वो में। हालांकि सबका रोल है, लेकिन इसको जनरली पूछता है और ये रिलेटेड है उससे। तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल
क्राइसिस में। और भी होता है ना जिसमें ऑटोनॉमी वर्सेस सेम होता है, उसके बाद इंडस्ट्री वर्सेस गिल्ट होता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होता है, उसके बाद इंडस्ट्री वर्सेस कुछ और एक होता है, मुझे याद नहीं आ रहा पूरी इसी तरीके से। और कुछ है इंटीमेसी, हाँ इधर इंटीमेसी वगैरह, इंटीमेसी वर्सेस वो है अलगाव, इस तरीके से करके 8 स्टेजेज है ना, है तो ये आपको लिए ये इंपॉर्टेंट है। 8 स्टेजेज है, याद रखिए। 8 और 5वां याद रखिएगा, जो कि एडोलेसेंट में, जो 13 से, ये वाला कब शुरू होता है, जब बच्चा 13 से 19 साल का होता है। चलिए ये लिख लीजिए। इसमें क्या है, एरिक एरिक्सन मानव सामाजिक विकास के सिद्धांत का मुख्य फोकस क्या है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू स्टेजेज, नहीं ये पियाजे आ जाएगा, ये तो पियाजे का है ना, ये पियाजे के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए ये चीज़, द इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स ऑन बिहेवियर, ये तो नहीं होगा, ये तो नेचर का वाला हो जाएगा। द रोल ऑफ सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस अक्रॉस द लाइफ स्पैन, और जीवन भर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव की भूमिका, सुदृढ़ीकरण और दंड के माध्यम से व्यवहार करते, नहीं इसका आंसर होगा सी, द रोल ऑफ सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस अक्रॉस द लाइफ स्पैन, है ना। तो ये पूरी है। एक बच्चे को बचपन से ही अगर बढ़िया से प्यार से पाला पोसा जाएगा, उसके अंदर विश्वास का बहाल होगा, नहीं तो अंदर वो बच्चा एक मिस्ट्रस अविश्वास के जीवन जिएगा। उसी तरीके से उसको थोड़ी आज़ादी दी जाएगी तो वो क्या कर पाएगा, उसमें ऑटोनॉमी आएगी, स्वायत्ता आएगी। आप खुद देखें ना, कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि बचपन में ही ना अपना सुसु पोटी तक नहीं कर पाते सही से, तो उस तरह की ट्रेनिंग में दी जाती, तो उस तरह की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जिसमें उसको ऑटोनॉमी आए, है ना। ऑटोनॉमी आए, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, खुद का काम कर सके, ऑटोनॉमी, तो वो ऑटोनॉमी आना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, सेम, है ना। तो इस तरीके से वो स्टेज दिया है कि अगर बढ़िया से ये स्टेज पार नहीं किया तो इसमें गड़बड़ होगा, ये एकदम कंटिन्यूम में चलेगा ये सब लगातार, है ना। तो ये है। देखिए लंबी क्लास इसलिए होगा कि हर एक क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट को बताने में मुझे 5 मिनट लगेगा और बताना पड़ेगा, क्योंकि क्लास में अलग से अब ले नहीं सकता, तो इसी के सहारे होगा जो होगा सो। Which strategy involves grouping information into larger units to improve memory? अब मेमोरी से ये रिलेटेड है। निमोनिक्स क्या किस रणनीति में स्मृति को बेहतर बनाने के लिए जानकारी को बड़ी इकाइयों में समूहीकृत करना शामिल है, इंफॉर्मेशन इनटू लार्ज यूनिट्स टू इम्प्रूव मेमोरी। तो निमोनिक्स भी एक तरीका है क्या, इस आपका मेमोरी को बढ़ाने का। निमोनिक्स क्या होता है, निमोनिक्स, अच्छा इसका आंसर पहले बताते हैं। रिहर्सल, तो आप जब बार बार किसी चीज़ का रिहर्सल करते हैं उससे याद होता है। चंकिंग एक तरह क्या रहता है, विजुअलाइजेशन, किसी चीज़ को आप देख लेते हैं, जैसे आप कोई चीज़ पढ़े, उसके आप मान के चलिए आपने पढ़ा, सही चलिए बायोलॉजी में आप पढ़ लिए, मान के चलिए श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र या रिप्रोडक्शन तंत्र, तो उसका जब आप चित्र भी देख लेते हैं या वीडियोज भी देख लेते हैं तो याद रहता है ना, तो विजुअलाइजेशन है। ठीक, निमोनिक्स क्या होता है, निमोनिक्स क्या होता है, निमोनिक्स होता है जैसे आप कैसे बताएं, निमोनिक्स जैसे यूनेस्को है ना, UNESCO, अरे भाई हाँ, ओ यूनेस्को, निमोनिक्स, यूनाइटेड नेशन, क्या है फुल फॉर्म, हम भूल गए भैया, यूनेस्को इमरजेंसी सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कुछ है ना। तो इसको तो ऐसे याद करना मुश्किल है, लेकिन आप ये पूरा एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके सहारे आप इन सब का क्या है फुल फॉर्म लिख सकते हैं ना। तो ये रहता है क्या, निमोनिक्स, एक नाम के सहारे आप वो सब चीज़ को बना लेते हैं ना। तो ये होता है रिहर्सल, आप बार बार किसी चीज़ को रिपीट करते हैं और दोहराते हैं, तो उससे भी याद बढ़ती है। चंकिंग क्या होता है, चंकिंग क्या होता है उसका उदाहरण मैं यहाँ पे देता हूँ। देखिए चंकिंग क्या होता है, आप ख्याल से जानते हैं। चंकिंग जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ, चलिए हो क्या है बार बार परीक्षा, 3169691, चलिए इतने लिखते हैं। अब इसको याद करना 316969, इसको याद करना थोड़ा मुश्किल है अगर, लेकिन मैं ऐसे ग्रुप बना दूँ 31 ऐसे 316 969, है ना, तो आसान हो गया कहना, दैट इज कॉल्ड चंकिंग, है ना। चंकिंग जब आप एक देखिए ना, वो तो लिखा ही ना, विच स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग इन्फॉर्मेशन इनटू लार्जर यूनिट्स टू इम्प्रूव मेमोरी। ये सब तरीके हैं, सब तरीके हैं, लेकिन चंकिंग पूछा है इसलिए। चलिए भैया 15, हम अपने अंतिम पड़ाव पर बढ़ते हैं। ए चाइल्ड इज गिवन अ स्टिकर फॉर एवरी बुक दैट दे रीड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट,
एक बच्चे को हर किताब पढ़ने पर एक स्टिकर दिया जाता है, इसका किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, इसको हिंदी में पुनर्बलन भी कहते हैं। तो अगर पुनर्बलन आए तो कोई घबरा ना जाए, पुनर्बलन है ना। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव पनिशमेंट है, नेगेटिव पनिशमेंट है, क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका पहला, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, पढ़ रहा है आप उसको और मनोबल बढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये होता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? जब आप किसी को काम को रोकने के लिए, उसके नेगेटिव कोई बिहेवियर को रोकने के लिए आप उसको वो करते हैं, है ना, तो उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट क्या है? पॉजिटिव पनिशमेंट जैसे होमवर्क नहीं किया, है ना, हम जैसे जो होमवर्क, जैसे इसको पॉजिटिव पनिशमेंट को इस तरीके से कहेंगे कि जैसे कोई बच्चा है ना, होमवर्क नहीं किया तो उसको आप एक काम कर दीजिए, होमवर्क नहीं किया उसके बदले होमवर्क भी करेगा और एक 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 पेज और राइटिंग भी लिखेगा, तो एक पनिशमेंट हो गया पॉजिटिव पनिशमेंट, उसमें और लाद दिए। पॉजिटिव मतलब बढ़ना, प्लस, है ना। नेगेटिव पनिशमेंट में क्योंकि आप होमवर्क करने के बाद उसको रोज़ एक चॉकलेट देते थे, अब क्या करेंगे नेगेटिव पनिशमेंट में, अगर नहीं होमवर्क किया तो उसको चॉकलेट भी नहीं मिलेगा, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव पनिशमेंट। ठीक है, ये है। चलिए, ये है। What term refers to the tendency to seek out information that supports one's pre-existing belief while avoiding contradictory evidences? कोई बच्चा इसमें से में, आप लोगों में से में ये सवाल पूछा था, और जब मैं कुछ कौन सा बायस पढ़ा रहा था ना, उस समय भी ये बात आई थी। तो खैर, इस क्या है, इसका उत्तर है, मतलब क्या है कि विरोधाभासी साक्ष्य, अरे बाप अंग्रेजी बोला, विरोधाभासी साक्ष्य से बचते हुए किसी की पहले से मौजूद मान्यताओं का समर्थन करने वाली जानकारी की तलाश करने की प्रवृत्ति कौन सा शब्द है? तो उसको कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। कन्फर्मेशन बायस की मतलब ये होता है कि जो आप जैसा आप सोचते हैं, है ना, उससे इतर कुछ और जानना ही नहीं चाहते हैं। जैसे आप अगर थोड़ा राजनीति में रखते होंगे विश्वास, तो जैसे लेफ्ट होता है, राइट होता है। लेफ्ट वाले लोग जो कि मार्क्स को मानते हैं, और जो लोग तर्क वितर्क इन सब, जैसे जेएनयू वाले लोग जो होते हैं हर चीज़ में सरकार में, उनका क्या है, समाजवाद क्या कॉन्सेप्ट है, और उसके अंतर्गत वो सब कहते हैं कि भाई गरीब मजदूर सबको सत्ता में भागीदारी मिले, ऊपर जाए। और जो राइट वाले होते हैं हिंदुत्व की बात करते हैं, ये सब। तो कोई व्यक्ति जो लेफ्ट का है वो राइट वाला को सुनना ही नहीं चाहे, मतलब राइट जो हिंदुइज्म का विचार है, हिंदुइज्म ही नहीं है, नेशनलिज्म का है विचार है ना, कि ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, है ना, राइटिस्ट के जो लोग हैं ना, तो लोग एक नेशनलिज्म की बात करते हैं, है ना, और मंदिर या फिर मान के चलिए भारत की जो परंपरा है उसकी बात जब करते हैं तो उनको हम लोग राइट कहते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि लेफ्ट का विचार ही ना जानना चाहे, और एक ऐसा विचार है, एक ऐसे लोग हैं जो कि राइट को ही नहीं जानना चाहे, तो ऐसे लोगों को हम लोग कन्फर्मेशन बायस कह सकते हैं। और ऐसे लोगों की आज भरमार है, जो लेफ्ट हैं वो लेफ्ट ही हों, कि एकदम पूरा जो राइट के लोग हैं वो उसके अगेंस्ट ही रहते हैं, और लेफ्ट वाले मतलब जो राइट हैं वो लेफ्ट की बात को नहीं मानते, मतलब उस तरफ कुछ पढ़ना भी नहीं चाहते, उस जानना भी नहीं चाहते। जबकि एक सोचना समझने वाला व्यक्ति क्या करेगा, दोनों तरफ की चीज़ों को बढ़िया से पढ़ेगा ना, जानेगा, उसके बाद कंक्लूजन पर पहुँचेगा। तो ये चीज़ें हैं कन्फर्मेशन बायस। क्या आप इतना रिजिड होते? नहीं, अगर मेरे पास ये पेन है, यह अच्छा होता है तो होता है, हम अच्छे के बारे में पढ़ेंगे, इसके नेगेटिव है वो भी तो देख लो, ऐसा हो सकता है ना। तो इसको हम लोग कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। ये एकदम स्टिक हो गए, अब रिजिड हो गए। ठीक है, 17 देख लीजिए। What is the term for the ability to understand and reason with visual and spatial information? ये गार्डनर का थ्योरी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जानेंगे। इन लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस किससे संबंधित है? जब कोई बहुत अच्छे से बोलता है, जैसे नहीं मैं तो नहीं हूँ ना, मैं बहुत अच्छे से नहीं बोलता हूँ, तो मैं सोच रहा था मैं बोलूँ। तो जैसे कवि लोग जो होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, भाषण बढ़िया जो देते हैं ना, उसमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होता है ना। जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो लोग नहीं बोलते हैं, बहुत मारते रहते हैं। तो जो कवि होते हैं उनमें होता है, जो कंपोजर्स होते हैं जो गीत लिखते हैं ना, लिरिसिस्ट कहते हैं उसको। स्पेशल इंटेलिजेंस किसको कहते हैं? जो लोग जैसे ड्राइवर सब जो होता है, देखते हैं ना, छोटी छोटी जगहों से कैसे गाड़ी निकाल दी। स्पेशल इज रिलेटेड विथ योर स्पेस, है ना, कि वो जगहों को उतनी
होती है। जैसे इंटीरियर डिजाइनर्स जो होते हैं घरों के, है ना, कहाँ पर पंखा, कहाँ पर कूलर, कहाँ पर एसी, सब लगा देते हैं एकदम छोटी सी में। वो सब घर का सिविल इंजीनियर सब जो होता है उसमें स्पेशल इंटेलिजेंस होता है जो घर का नक्शा वक्शा बनाता है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस किस में होता है? ये साइंटिस्ट वगैरह में होता है ना। साइंटिस्ट वगैरह कौन होते हैं भाई? जो मैथमेटिशियंस वगैरह जो होते हैं उन सबों में ये सब लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वगैरह आता है। आजकल के बच्चों को देखते हैं, आजकल कंप्यूटर बन बैठा है कहीं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जैसे संगीतकार लोग जो होते हैं, गीतकार जो होते हैं, उन सबों के पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस होता है। ये सब चार के चारों जो हैं ये गार्डनर्स के जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड है। और कौन से होंगे? 4। 8 की बात किया ना भाई, और कौन होंगे बताइए ज़रा। हम नहीं पूछेंगे, आप इतना पढ़िए भाई, हम थक गए हैं, बहुत जो काम का है। एक नया कॉन्सेप्ट आपके लिए, ये सब क्वेश्चन पूछा सकता है। फ्लिन इफेक्ट क्या है? व्हाट इज फ्लिन इफेक्ट? हाँ, फ्लिन प्रभाव क्या होता है? इसका सीधा संबंध ये है कि देखिए, उम्र के साथ बुद्धि बढ़ती है, ये है क्या? नहीं। बुद्धि जीवन भर स्थिर रहती है, ये भी नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी बुद्धि बढ़ती है, ये है क्या? पीढ़ी दर पीढ़ी बुद्धि घटती है, ये है क्या? इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए, फ्लिन इफेक्ट क्या है? 1984 में उन्होंने जो जेम्स फिलिप्स, अगर मैं नाम सही से ले पा रहा हूँ तो इस व्यक्ति का नाम है जेम्स फिलिप्स। जेम्स फिलिप्स, अरे फिलिप्स, फिन, क्या बोल रहे हैं भाई, थोड़ा फिन, ये स्पेलिंग है जेम्स फिन। 1984 में इन्होंने एक रिसर्च किया, इसके थ्रू इसने ये पाया कि जो दिनों दिन देख रहे हैं कि लोगों के आईक्यू में बढ़ोतरी हो रही है, और आप महसूस कर रहे हैं, अगर ये आपको देखना हो कि यह बात में सच्चाई है तो अब अपने आसपास के जो बच्चे हैं उनसे थोड़ा बातचीत करिएगा। 2-4 साल के जो बच्चे होंगे वो इस तरीके से दुनियादारी की बात करेंगे, उनको इतनी कुछ समझ है ना कि आपको बेवकूफ़ बना देंगे, है कि नहीं? तो वो बात है। तो जेम्स फिन ने ये रिसर्च में बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो आईक्यू का स्तर है वो बढ़ता चला जा रहा है ना। तो ये फिन इफेक्ट उसको कहते हैं कि इंटेलिजेंस इंक्रीज ओवर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी बुद्धि की बढ़ोतरी, ठीक है। और उसने 1984 में एक चीज़ और बताया कि उसने पाया कि एवरेज 30.84 जो है इंटेलिजेंस में, उसने आईक्यू में वो पाया, वृद्धि पाया, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ ये बता दूँ, ये बात हो गया। चलिए 19 एकदम अंतरिम पड़ाव की ओर है। मैं मानता हूँ कि कुछ ज़्यादा ही हम बोल दिए हैं, देखते हैं, लेकिन कोई एक भी काम से बाहर का होगा तो बताइएगा ज़रा। एक क्वेश्चन है आपका क्या है, थेरेपेटिकल अप्रोचेस से। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट एलिस विच थेरेपेटिक अप्रोच फोकसेस ऑन इरेशनल बिलीफ्स एंड देयर रोल इन इमोशनल डिस्ट्रेस। आप ज़रूर थोड़ा सा समय मिले तो पढ़ लीजिएगा एल्बर्ट एलिस को। गेस्टल्ट थ्योरी तो बात ही नहीं करता है, ये टोटलिटेरियन थ्योरी पर आधारित है, जर्मन शब्द है, ये याद रखिएगा। रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी देते ड्रेप्ट, इसके क्या है क्वेश्चन, हम भी भूल गए। टू एल्बर्ट एलिस विच थेरेपेटिकल अप्रोच का, हाँ ठीक है। क्लाइंट सेंटर थेरेपी, ये किससे रिलेटेड है? ये है, मैंने बताया था ना पिछले, कार्ल रोजर से रिलेटेड है, कार्ल रोजर से रिलेटेड है, कार्ल रोजर से रिलेटेड है। डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, डीबीटी, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, ये किससे संबंधित है ये थोड़ा देख लीजिएगा। लेकिन इसमें जो है ये रेशनल इमोटिव बिहेवियरिस्टिक थेरेपी का संबंध है उससे, किससे? एल्बर्ट एलिस के अनुसार कौन से चिकित्सक के दृष्टिकोण तर्कहीन विश्वासों और भावनात्मक संकट में उनकी भूमिका पर ध्यान देता है? तो ये होगा रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। रेप्ड क्या है, इसका फुल फॉर्म भी कम से कम जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए ना 20, हाँ लास्ट क्वेश्चन फॉर योर लास्ट क्वेश्चंस, देखते हैं। In cognitive behavioral therapy, that is CBT, what is the primary goal of cognitive restructuring? Cognitive restructuring, what is the goal of cognitive restructuring? संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी में संज्ञानात्मक पुनर्गठन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? एक्सप्लोरिंग पास्ट ट्रॉमाज, पिछले आघातों का खोज करना, एग्जामिनिंग अनकॉन्शियस डिजायर्स, चेंजिंग नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, इम्प्रूविंग सोशल स्किल। तो इसका सीधे सीधा आंसर है चेंजिंग
ये है चेंजिंग नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। सीबीटी एक ऐसा थेरेपेटिक अप्रोच है जिसके थ्रू हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स का जो भरमार होता है ना, बम्बार्डिंग होता है, उसके पैटर्न को चेंज करने की कोशिश की जाती है। सो सीबीटी थ्योरी, दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इज रिलेटेड विथ योर नेगेटिव पैटर्न्स ऑफ थॉट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दैट, है ना, तो उससे रिलेटेड है। ये बात रही। मेरे ख्याल से आज की कक्षा आपके लिए कुछ लाभ देकर जरूर जाएगी। आप बड़े आराम से इसको देखिएगा, सुनिएगा। सहायक आचार 6 to 8 पेपर 2 इंग्लिश। एक क्वेश्चन और है, अभी भागिएगा मत। ये है आपके लिए एक क्वेश्चन बड़ा लड्डू सा कि which therapeutic approach emphasizes the importance of conscious conflict and early childhood experiences। ये आपके लिए मैंने 20 बताया, आप एक बताएं। थोड़ा सा एहसान हम पर भी करें, थोड़ी सी आपकी भी लाइक सब्सक्राइब, अरे भाई आपकी मर्जी करें ना करें, लेकिन मैं अपनी तरफ से दे दिया, है ना। ठीक है, चलिए आज की कक्षा को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, है ना। हम फिर किसी नए टॉपिक क्या, कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए संप्रदायों कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।